नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास की जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आपका आगामी दिनों में बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। जैसा कि आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है, इसके अलावा यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है। इसके साथ आपका जो लोग बिहार से हैं, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है। इनके साथ ना जाने कितने एग्ज़ाम आपके आगे होने वाले हैं, क्योंकि आप लोग को मालूम होगा आगे चुनाव है। चुनाव से पहले आप लोग को बहुत सारी वैकेंसी जो कि देखने को मिलेगी। ठीक है, तो उसी कड़ी में हम लोग आज शुरुआत करने वाले हैं। पूरे सिलेबस को आपको कवर कराएंगे। जीएस का, जीके जीएस की बात करते हैं हम लोग, सिर्फ जीके जीएस के सिलेबस को कवर कराएंगे, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी सभी सब्जेक्ट आपके कवर होंगे। उसमें से जो हमारा पहला जो पोर्शन होगा वो आपका हिस्ट्री का होगा। हिस्ट्री में भी आपका एंसेंट हिस्ट्री का। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग एंसेंट हिस्ट्री के पार्ट 1 को देखेंगे, इसके बाद पार्ट 2 को देखेंगे, इसके बाद पार्ट 3 को, इसके साथ फिर आपका मिडिवल हिस्ट्री, फिर आपका मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी किए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं। इससे पहले चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, हम लोग जो सिलेबस है वो आपका क्वेश्चन के माध्यम से कवर करते जाएंगे, यानी कि जितने भी क्वेश्चन आपके आए दिन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उनसे रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन होंगे उनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स को देखते जाएंगे और उससे आपका सिलेबस भी कवर होता जाएगा। अंतोगत आपको जब एग्जाम देने जाइएगा तो आपका जो सामना होगा वो आपके क्वेश्चन से ही होगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, या हूबहू यही मिलेंगे, या तो इससे जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर वन लाइनर फॉर्मेट में मिल जाएगा। बाकी अगर एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आप चाहते हैं तो वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि लोह युग को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों और हथियारों में मुख्य रूप से डैश की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। ठीक है, तो ये सभी जो क्वेश्चन है ये नहीं कि हम अपने मन से बना दिए हैं, आपको पहले ही बताएं कि ये सभी क्वेश्चन आपके विभिन्न एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ बात हो रहा है लोह युग का। तो लोह युग से पहले आप लोग को मालूम होना चाहिए कि लोह युग से पहले आपका कांस्य युग सभ्यता है जो कि चल रहा था। ठीक है, जो लोहा का जो युग आया था वो आपको वैदिक सभ्यता से देखने को मिलता है, लेकिन वैदिक सभ्यता से पहले आप लोग को मालूम होगा हड़प्पा सभ्यता चल रहा था। हड़प्पा सभ्यता को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते थे। कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से हम लोग क्यों जानते हैं? क्योंकि उस समय उसका जो उसमें कांस्य जो हड़प्पा सभ्यता में जो औजारें बनती वो दोस्तों आपका कांस्य एक धातु है। ठीक है, कांस्य जो एक धातु है जो कि तांबा और पित्तल को मिलाकर बनाया जाता है, उनसे औजार बनती थी। ठीक है, तो लोह युग से पहले आपका कांसा का इस्तेमाल होता था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कांस्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया है कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को डैश ईंटों से बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ बात हो रहा है हड़प्पा शहर यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करते हैं तो एक आपका नगरीय सभ्यता थी। नगर नगर की जब हम लोग बात करते हैं, जो लोग नगर से होंगे और जो लोग गांव से होंगे वो डिफरेंस अच्छे खासा समझते होंगे। ठीक है, नगर में जो भी आपके घर बनाए जाते हैं वो आपके पक्की ईंटों से बनाए जाते हैं। हालांकि अब गांव में भी जो आपके घर होते हैं पक्के ईंट से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता जैसा कि हमने आपको बताया कि आपका ये नगरीय सभ्यता था, नगरीय। ठीक है, यानी कि इसमें गांव जो वैदिक सभ्यता था वो आपके ग्रामीण सभ्यता था, उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता आपका नगरीय सभ्यता था। ठीक है, तो जो आपका अर्नेस्ट मैके हैं वो आपके एक इतिहासकार हैं, पुरातत्वविद हैं। 1948 में जब हड़प्पा शहर का आपका वर्णन किया तो उसमें जो नल निकासी की जो व्यवस्था थी उसमें जो नालियाँ जो बनाया गया था वो आपका पक्की ईंटों का बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? पक्की ईंट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा लोथल गुजरात में टेम्बे की खाड़ी, खंबात की खाड़ी के पास साबरमती की सहायक भोकमा नदी के तट पर स्थित है। इसको भी याद रखिएगा। लोथल की बात करते हैं तो लोथल जो है वो आपका कहाँ स्थित है? ये भी आपका हड़प्पा सभ्यता का एक जगह का नाम है जो कि आपका भारत के गुजरात में स्थित है। ठीक है, इसके बारे में आगे भी हम लोग डिस्कस है जो कि करने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? ठीक है, तो प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तन की बात करेंगे तो मिट्टी का जो बर्तन है उसका जो पता है आपका नवपाषाण काल में लगाया गया था। ठीक है, तो नवपाषाण इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, नवपाषाण। ठीक है, नवपाषाण काल की जब हम लोग बात करते हैं नवपाषाण काल की, तो नवपाषाण काल में एक जगह का नाम है आपका मेहरगढ़। जो मेहरगढ़ आपका है वो आपका नवपाषाणिक स्थल है। ठीक है, मेहरगढ़ आपका क्या है? नवपाषाणिक स्थल है। तो आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन आएगा कि जो मेहरगढ़ है वो आपका किस काल का आपका ये स्थल है? तो आपका नवपाषाणिक स्थल है जो कि आपको
बताना होगा। और यही मेहर घर से आपका मिट्टी का जो बर्तन है यहीं से आपको मिला है, ठीक है। मिट्टी का जो बर्तन है आपका मेहर घर से ही देखने को मिला है, इस बात को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के आरंभिक विकास की प्रागैतिहासिक काल को समानता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो मनुष्य के जो आरंभिक विकास हुआ है प्रागैतिहासिक काल में हुआ है, उसको समानता किस नाम से जाना जाता है? तो उसको समानता आपका पूरा पाषाण काल या पूरा पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। जो पूरा पाषाण युग है उसे आपका पेलियोलिथिक एज के नाम से भी जानते हैं, पेलियोलिथिक एज, ठीक है। इसमें जो आपके उपकरण बनाए गए थे वो आपके कुल्हाड़ी, इसमें जो आपके औजार वगैरह मिलते हैं वो कौन कौन से मिलते हैं? तो एक आपका कुल्हाड़ी मिलेगा, इसके बाद आपका इसमें चॉपर मिलता है, चॉपर के अलावा क्लीवर, ठीक है, क्लीवर भी याद रखिएगा, क्लीवर भी मिलता है। इसके अलावा बात करेंगे पुरापाषाणिक स्थल का, तो स्थल में आपका एक जगह का नाम है बोरी, जो कि आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, ये आपका पुरापाषाणिक स्थल है। इसके अलावा बात करेंगे आपका तो गुजरात में आपका मिलता है लंगनाज। इसके अलावा राजस्थान में आपका भीलवाड़ा, बागोर, ये सभी आपका क्या है पुरापाषाणिक युग का ही स्थल है। उत्तर प्रदेश में बात करेंगे तो दमदमा हो गया, चौपानी माड़ो हो गया। मध्य प्रदेश में बात करेंगे तो पंचमढ़ी हो गया, भीमबेटका हो गया। कर्नाटक की बात करते हैं तो संगनकल्लू, नवपाषाणिक युग ये पाषाणिक युग स्थल है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धौलावीरा का प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा की बात करते हैं तो ये जो आपका स्थल है आपका हड़प्पा सभ्यता का ही एक स्थल है, तो ये भी आपका गुजरात में स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका गुजरात हो जाएगा। इसके अलावा धौलावीरा का जो खोज है आपका 1968 में किसने किया था? 1968 में आपका जेपी जोशी जी ने इस स्थल का है जो कि खोज किया था, ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा ये जो स्थल है आपका कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? तो ये स्थल आपका लूनी नदी के तट पर बसा हुआ है, इसको भी आप याद रखना है। इसके अलावा जो हड़प्पा सभ्यता की प्रथम खगोलीय जो वैधशाला वो भी आपका धौलावीरा में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वह कौन सी पहली प्राचीन भारतीय सभ्यता थी जिसमें व्यवस्थित नगर नियोजन और भूमिगत जल निकासी प्रणाली थी? तो इसका राइट आंसर आपका सिंधु घाटी सभ्यता इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका है कि भारत में महापाषाण कपड़े बनाने की प्रथा लगभग डैश पहले शुरू हो गया था, ठीक है। तो महापाषाण जो कपड़े हैं यानी कि मेगालिथिस, ये जो आपका बनाने का जो प्रथा है आपका 3000 वर्ष पहले ही शुरू हो गया था, तो इसका राइट आंसर आपका 3000 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल भारत में स्थित नहीं है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपको इस प्रकार दिए जाएंगे, जैसा कि 4 ऑप्शन में आपका हुसंगी हो गया, आपका हल्लूर हो गया, इनाम गांव हो गया, इसके अलावा मेहर घर हो गया, ठीक है, मेहर घर हो गया। तो जो मेहर घर है वो दोस्तों आपका भारत में स्थित नहीं है, तो स्थित है कहाँ? तो मेहर घर की बात करते हैं तो जैसा कि हमने आपको बताया ये आपका पूरा पाषाणिक स्थल भी है। इसके अलावा इसका जिक्र हम लोग नवपाषाणिक स्थल के रूप में भी करते हैं, तो ये आपका नवपाषाणिक स्थल भी हो जाता है। ये जो स्थल है आपका स्थित कहाँ पर है? तो ये आपका बलूचिस्तान, जो कि आपका पड़ता कहाँ है? तो ये आपका पाकिस्तान में पड़ता है, तो मेहरगढ़ आपका वहीं पर स्थित है। इसके अलावा इसका खोज की बात करते हैं तो 1974 में इसका खोज होता है। किसके द्वारा इसका खोज किया जाता है? तो आपका जीन फ्रैंकोइस, ठीक है, जीन फ्रैंकोइस के द्वारा इसका आपका खोज है जो कि किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो ये दोस्तों आपका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक स्थल है, तो इसका राइट आंसर आपका सिंधु घाटी सभ्यता होगा। मोहनजोदड़ो के ऊपर एक आपका फिल्म भी बना है जिसमें अभिनय आपके ऋतिक रोशन किया है, तो जो लोग नहीं देखे हैं मोहनजोदड़ो फिल्म, तो आप लोग को जिन लोगों को हिस्ट्री में रुचि होगा वो लोग जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो को हम लोग इतिहासकारों ने मृतकों का टीला, ठीक है, मृतकों का टीला की संज्ञा दी है। मोहनजोदड़ो का अर्थ ही होता है मृतकों का टीला। इसके अलावा इसका जो खोज है आपका 1922 में होता है, किसके द्वारा किया जाता है?
तो इसका खोज आपका आर डी बनर्जी के द्वारा मोहनजोदारो का खोज जो कि किया जाता है। यहाँ से क्या क्या मिले हैं ये भी आपके एग्जाम में आता है। तो यहाँ से एक आपका महान असानागार मिला है। इसके अलावा यहाँ से आपका अन्न भंडार भी आपको यहीं से देखने को मिलता है। इसके अलावा गेंडा की मोहरें, ठीक है। इसके अलावा नृत्य करती हुई लड़की की कांस्य मूर्ति यहीं से मिली है। पशुपति की मोहरें यहीं से मिली है। दाढ़ी वाले आदमी की स्टिटाइट मूर्ति भी आपका यहीं से मिला है। इसके अलावा मोहनजोदारो की बात करते हैं तो ये तो आपका कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में। या आपका सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल की बात करते हैं तो ये आपका मोहनजोदारो ही है। लेकिन भारत में बात करते हैं तो भारत में सबसे जो बड़ा स्थल है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का, वो कौन है, तो वो आपका राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी की बात करते हैं तो जो राखीगढ़ी है वो दोस्तों आपका हरियाणा में है। भारत में सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। इसके अलावा भारत में और कुछ स्थलें हैं जो कि आपसे वहाँ का स्टेट का नाम पूछा जाएगा। जैसा कि आपसे पूछा जाएगा कालीबंगा ये कहाँ पड़ता है, तो ये दोस्तों आपका राजस्थान में पड़ता है। इसके अलावा गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात से कौन कौन शहरें आपके हैं, तो गुजरात में आपका लोथल है। लोथल के अलावा आपका धौलावीरा है। धौलावीरा के अलावा आपका रंगपुर है। रंगपुर के अलावा आपका सुरकोटदा है। ये सभी आपके कहाँ है, तो आपके गुजरात में स्थित है। इसके अलावा हरियाणा से एक तो हमने आपको राखीगढ़ी बताया। राखीगढ़ी के अलावा आपका बनावली की बात करते हैं तो ये भी आपका हरियाणा में ही पड़ता है। इसके अलावा एक पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में एक जगह का नाम है रोपड़, ये आपका पंजाब में पड़ता है। इसके अलावा पाकिस्तान की बात करते हैं तो मोहनजोदारो हो गया। ये आपसे पूछा जाएगा कौन से नदी के किनारे है, तो ये दोस्तों आपका मोहनजोदारो आपका सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है, सिंधु नदी के किनारे है। इसके अलावा एक जगह का नाम है आपका हड़प्पा। हड़प्पा जगह है, इसी के नाम पर आपका हड़प्पा सभ्यता पड़ा है, क्योंकि जो हड़प्पा जो जगह है हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता या जिसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, उसमें खोजा गया जो पहला स्थल है वो आपका हड़प्पा ही है, जो कि आपका रावी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। इसके अलावा एक आपका चन्हुद्रो है जो कि आपका सिंध में स्थित है, ठीक है। इस प्रकार करके आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संभवतः डैश मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, ठीक है। तो इससे तो पहला जो फैक्ट्स आपका निकल के आया कि कपास की खेती आपका कहाँ होती थी, ठीक है। तो कपास का जो खेती है पहली बात तो आपका होता कहाँ, मेहरगढ़। मेहरगढ़ के विषय में हम लोगों ने देखा कि मेहरगढ़ है जो कि आपका भारत में न स्थित होकर आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। तो इसमें जो कपास की खेती होती आज से लगभग 7,000 साल पहले होती, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर अस्तित्व में था, ठीक है। अस्तित्व में था पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, ठीक है। आपका हड़प्पा हो गया, सांची हो गया, मुजरिस हो गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका द्वारिका इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। द्वारिका इसका क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बता चुका है कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर अस्तित्व में नहीं था, ठीक है, नहीं था पूछा गया होगा। तो इसका राइट आंसर आपका द्वारिका होगा, इसको हम लोग ठीक कर देंगे, ठीक है। द्वारिका जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अस्तित्व में नहीं था, ठीक है। अगर था पूछा गया होगा तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से एक ऑप्शन आपका हड़प्पा होगा या मोहनजोदारो होगा या आपका राखीगढ़ी होगा या बनावली होगा, कोई भी हो सकता है, ठीक है। जैसा कि हमने इतना स्थल आपके साथ चर्चा किया है, बस उसको याद रखिएगा। इसमें आपका हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर अस्तित्व में नहीं था, ठीक है, नहीं था होगा, तो इसका राइट आंसर द्वारिका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन नगर कच्छ के रण में खदिर बेट पर स्थित था और इसे 3 भागों में बांटा गया था, ठीक है। तो 3 भागों में बांटा गया जो हड़प्पाकालीन जो नगर है वो दोस्तों आपका धौलावीरा है। धौलावीरा के विषय में जान दें तो धौलावीरा आपका कच्छ के रण में स्थित है, इससे भी आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। धौलावीरा की बात करते हैं तो धौलावीरा का जो खोज है आपका 1968 में कब होता है, 1968 में होता है। किसके द्वारा होता है, तो जगतपति जोशी के द्वारा, ठीक है। जेपी जोशी के द्वारा, आपका जगतपति इनका पूरा नाम है, जगतपति जोशी के द्वारा आपका 1968 में इसका जो खोज है आपका किया जाता है। इसके अलावा ये आपका धौलावीरा को यूनेस्को के द्वारा आपका 40वां
भारतीय स्थल भी विश्व विरासत सूची में 40वां स्थल को सूची में रखा गया है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है। तो भीमबेटका की बात करते हैं तो जो भीमबेटका है वो आपका पूरा पाषाणिक एक स्थल है जो कि आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश का राइट आंसर होगा। इसका जो खोज है आपका भीमबेटका का खोज है, उसका खोज आपका 1957 में आपका किया गया था वी.एस. वाकनकर के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, तो वी.एस. वाकनकर के द्वारा आपका इसका खोज जो कि किया गया था, इसको भी याद रखिएगा। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में 2003 में भीमबेटका को शामिल किया गया है, 2003 में। ठीक है, और ये धोलावीरा को शायद 2022 में 40वां स्थल के रूप में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं। हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं तो चार ऑप्शन दिए गए थे, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा। इसमें से सबसे जो उपयुक्त जो आपका आंसर था वो आपका उत्तराखंड था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में कोई भी आपका हड़प्पा का स्थल है जो कि नहीं पाया गया है। गुजरात के विषय में हम लोगों ने आपको बताया था, गुजरात में आपका लोथल हो गया, धोलावीरा हो गया, बावरकोट हो गया, भगत राव हो गया, देसलपुर, गोलाधोरो, काज, गंजेतर, खिरसरा, कोटदा, इसके अलावा कुंतासी, लोटेश्वर, ये सभी आपके स्थल गुजरात में हैं। राजस्थान से आपका बड़ौर हो गया, कालीबंगा हुआ, कर्णपुरा हो गया, ये सभी आपका राजस्थान में है। हरियाणा की बात करते हैं तो आपका बालू, राखीगढ़ी, बनावली, इसके अलावा भीरराना, हरमाना, हिसार टीला, जोगनखेड़ा, कुनाल मिठातल, तिगराना, ये सभी स्थल आपके हरियाणा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे। शुतुरमुर्ग की बात करेंगे तो ये आपके पूरा पाषाण काल के दौरान है जो कि आपका पाया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका पूरा पाषाण काल हो जाएगा। ठीक है, इसका जो अनुमान है कैसे लगाया गया है, तो इसका अनुमान आपका महाराष्ट्र का एक जगह का नाम है पटने। ठीक है, महाराष्ट्र का एक जगह का नाम है पटने में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पुरा स्थल में जेडाडाइट पत्थर पाया जाता है। जेडाडाइट पत्थर पाया जाता है तो इसका राइट आंसर आपका दाऊजली हैंडिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो आपका दाऊजली हैंडिंग है ये आखिर का स्थल है कहाँ, तो ये तो पहली बात ये कौन सा स्थल है, तो ये आपके नवपाषाणिक स्थल। ठीक है, नवपाषाणिक स्थल है। इसके अलावा ये जो आपका जगह है आपका असम में स्थित है। असम में भी अगर आप पूछिएगा कहाँ, तो असम में आपका दीमा हसाओ एक जिला है। दीमा हसाओ एक जिला है, वहीं पर आपका ये जो दाऊजली हैंडिंग है वो आपका स्थित है। इसके अलावा ये जो स्थल है आपका ब्रह्मपुत्र घाटी के पास चीन और म्यांमार की ओर जाने वाली मार्गों के करीब स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युग में केटल युग सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थलों में से एक था। ठीक है, केटल युग की बात करेंगे, ये आपका नवपाषाणिक युग के दौरान सबसे पुरा स्थलों में प्रसिद्ध था, तो नवपाषाणिक इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा बात करते हैं जो केटल युग जो जगह है ये आखिरकार पड़ता कहाँ है, तो यह आपका भारत में नहीं पड़ता है, यह आपका तुर्की में पड़ता है। तुर्की में कोन्या के आधुनिक शहर के पास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है, बस इतना याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा के नगरों में पश्चिमी हिस्सा छोटा और ऊंचा था जिसे कहा जाता था। ठीक है, तो हड़प्पा का जो नगर था वो आपका दो हिस्सों में बटा था, एक छोटा एक ऊंचा। ठीक है, यानी कि छोटा ऊंचा। ठीक है, तो वो जो नगर था वो आपका नगर दुर्ग के नाम से जाना जाता। ठीक है, नगर दुर्ग के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका नगर दुर्ग हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा स्थल था जहाँ पर आपका नगर दुर्ग नहीं था, तो आपका स्थल था चन्हुद्रो एकमात्र हड़प्पा सभ्यता का स्थल था जिसका कोई नगर दुर्ग नहीं था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता था। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हड़प्पा जो सभ्यता था वो आपका कांस्य युगीन सभ्यता था। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता था। आपके ऑप्शन में चांदी, सोना, तांबा, लोहा दिया गया था, तो उसके अनुसार सबसे जो उपयुक्त जो आंसर था वो आपका तांबा इसका राइट आंसर था। ठीक है, तांबा और पित्तल से जो धातु बनता उसे हम लोग कांस्य के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन के अनुसार आपका तांबा राइट आंसर था।
नेक्स्ट है कि हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान से सोना लाते थे। ठीक है, तो हड़प्पा के जो लोग थे वो सोना कहाँ से लाते थे? वर्तमान विषय के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये आपके कर्नाटक से लाते थे, तो इसका राइट आंसर आपका कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ पुरास्थल में किस प्रकार के घर के अवशेष मिले हैं? ठीक है, तो मेहरगढ़ जो पुरास्थल है उसके विषय में हम लोग ने बात किया, तो वहाँ से जो आपके घर के जो अवशेष मिले हैं वो आपके वर्गाकार और आयताकार मिले हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वर्गाकार और आयताकार। ठीक है, इसके अलावा जो मेहरगढ़ है वो आपका पहला स्थान है जहाँ लोगों ने जौ और गेहूँ उगाना शुरू किया था। इसके अलावा भेड़ और बकरी पालें क्योंकि ये सबसे पुराने गाँव में से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया शब्द इंडस से आया है जिसे संस्कृत में कहा जाता था। ठीक है, तो जो इंडिया जो शब्द है, जो हमारे देश का नाम है इंडिया, वो शब्द आपका इंडस से आया है जिसे संस्कृत में आपका कहा जाता है सिंधु। सिंधु, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सिंधु। इसके अलावा भारत का ही नाम है आपका इंडिया। इसके अलावा भारत का और भी अन्य नाम है, भारत हो गया, आर्यावर्त हो गया, हिंदुस्तान हो गया, तेनजुकी हो गया, जम्बू द्वीप हो गया, ये सभी नाम आपके अपने देश भारत का ही है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य पाषाण लगभग वर्ष पूर्व से तक मानी जाती है, तो जो मध्य पाषाण युग है वो आपका 1200 से लेकर 12,000 से लेकर 1,000 ईस्वी तक का माना जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका मध्य पाषाण युग हो जाएगा। मध्य पाषाण युग को ही हम लोग मेसोलिथिक काल या मेसोलिथिक युग के नाम से है जो कि जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग के भाग नहीं थे पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन था आपका अनाज के लिए गोदाम, जो कि बिल्कुल था। इसके अलावा था कि महत्वपूर्ण लोगों के लिए वृद्ध स्नानागार, बिल्कुल था। वृद्ध स्नानागार आपका मोहनजोदारो से मिला है। अनाज के लिए गोदाम भी आपका मोहनजोदारो से ही मिला है। इसके अलावा धार्मिक समारोह के लिए अग्निवेदिका, ये भी आपका मिला है। इसके अलावा जनता के लिए आवासीय भवन, ये आपका हड़प्पा वास्तुकला के दुर्ग का भाग नहीं था, तो इसका राइट आंसर आपका यही था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि मोहनजोदड़ो से एक आपका विशाल स्नानागार मिला है, तो विशाल जो स्नानागार मिला है उसकी जो आकृति थी वो आपका आयताकार थी, तो इसका राइट आंसर आपका आयताकार होगा। इसके अलावा मोहनजोदारो का खोज 1922 में आर डी बनर्जी के द्वारा हुआ है। इसके अलावा मोहनजोदारो से और भी बहुत सारे वस्तुएं मिले हैं, जैसा कि आपका तैयार वस्त्र मिला है। इसके अलावा मंदिर जैसा महल मिला है, पशुपति की मुहर मिली है। इसके अलावा नर्तकी की मूर्ति मिली है, तराजू भी मिला है, विशाल स्नानागार मिला है, विशाल अन्न भंडार मिला है। इसके अलावा मंगोलियन पुरोहित आदि जो सब ये चीज़ें हैं आपके मोहनजोदारो से ही प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट आपका है कि हड़प्पा की अधिकांश मोहरें 18 से बनी है। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन था। हड़प्पा की अधिकांश मोहरें डैश से बनी हुई है। ठीक है, 18 नहीं, आपका डैश से बनी हुई है, तो इसका राइट आंसर आपका सिलखड़ी हो जाएगा। सिलखड़ी, जिसे कि हम लोग स्टेट टाइट के नाम से भी जानते हैं, एक प्रकार का ये आपका नरम पत्थर है, तो ज़्यादातर जो मोहरें हैं आपके यहीं से मिली हैं। इसके अलावा कुछ मोहरें आपके टेराकोटा से, सोना से, सुलेमानी से, चट से, इसके अलावा हाथी दांत और चीनी मिट्टी से भी बनी थी। इसके अलावा पशुपति मोहरें और गेंडा मोहरें 2 महत्वपूर्ण मोहरें थीं आपके हड़प्पा सभ्यता के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक स्लेट नवपाषाण काल से है। ठीक है, तो एक जो सेल्ट है यह आपका नवपाषाणिक काल से आपका एक उपकरण है, तो इसका राइट आंसर आपका एक उपकरण इसका राइट आंसर था। अगला है कि माइकोलिथ प्रारंभिक मनुष्य द्वारा जाता था। ठीक है, तो जो माइकोलिथ है, माइकोलिथ डैश का इस्तेमाल प्रारंभिक मनुष्य द्वारा किया जाता था, तो इसका राइट आंसर आपका पत्थर के औजार के रूप में किया जाता। माइकोलिथ का उपयोग भाले के बिंदुओं और तीर के निशानों में किया जाता था। इन उपकरणों का उपयोग बड़े जानवरों के मांस सहित नए खाद्य पदार्थों को काटने, कुचलने और उन तक पहुंचने के लिए किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है। ठीक है, स्थल है। निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाणिक स्थल है, तो इसका राइट आंसर हुसंगी हो जाएगा। हुसंगी की बात करते हैं तो हुसंगी आपका भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है।
उसंगी ग्राम पंचायत कार्यालय में कुछ पुराने पाषाण युग के पत्थर काटने के उपकरण मिले हैं और आपके रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। तो अफगानिस्तान की बात करेंगे तो अफगानिस्तान में जो स्थल स्थित है उसे हम लोग सुरतुगई के नाम से जानते हैं। तो सुरतुगई इसका आपका राइट आंसर होगा। सुरतुगई की बात करते हैं तो हड़प्पा काल का एक व्यापारिक चौकी था और आसपास के क्षेत्रों में स्थित लैपिज लेजुली यानी कि लाजवंत मणि की खानों से जुड़ी हुई प्रतीत होती है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है। तो सिंधु नदी के तट पर नहीं है तो 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे। ऑप्शन में आपका चनुदुरो था, मोहनजोदाड़ो था, रोपर था, कोट दीजी था। तो इसके अनुसार जो आपका राइट आंसर था ऑप्शन के अनुसार वो आपका रोपर था। रोपर की बात करते हैं तो ये आपका सिंधु नदी पर ना होकर आपका सतलुज नदी पर स्थित है। तो सतलुज नदी पर स्थित है आपका रोपर। रोपर के विषय में हम लोगों ने बात किया था कि ये जो रोपर है आपका पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट आपका है वैदिक सभ्यता से एक प्रश्न है आपका, वैदिक सभ्यता से है। तो क्वेश्चन है कि वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में एक झेलम नदी है, इसका प्राचीन नाम क्या है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है। तो झेलम नदी का जो प्राचीन नाम था वो आपका वितस्ता था। तो इसका राइट आंसर आपका वितस्ता हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सप्त सिंधु नदियों की बात करते हैं तो सप्त सिंधु नदी में आपके और भी बहुत सारे नदी हैं, जैसा कि आपका एक नदी है इंडस। इंडस की बात करते हैं तो इंडस नदी की बात करते हैं तो इसका जो पुराना नाम है आपका सिंधु है। ठीक है, सिंधु नदी का पुराना नाम ही इंडस है। इसके अलावा आपका झेलम की बात करते हैं तो हाइडेस्पस आपका झेलम नदी का नाम है। चिनाब की बात करते हैं तो चिनाब जो नदी है, चिनाब नदी का जो पुराना नाम है आपका अस्कनी है। इसके अलावा रावी नदी की बात करते हैं तो रावी नदी का आपका पुराना नाम आपका परुशनी है, परुशनी। ब्यास नदी की बात करते हैं तो ब्यास नदी का पुराना नाम आपका बिपाशा है, बिपाशा। इसके अलावा सतलुज नदी की बात करते हैं तो सतलुज नदी का जो पुराना नाम है आपका सतुदरी है, सतुदरी। इसको भी याद रखिएगा। बाकी एक सरस्वती नदी है जो कि आपका सप्त सिंधु नदी में आता है, तो सरस्वती नदी का पुराना नाम आपका सरस्वती ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को डैश के रूप में जाना जाता है। तो जो प्रारंभिक वैदिक काल है उसमें जो धनवान व्यक्ति को डैश के रूप में जाना जाता था, तो इसका राइट आंसर आपका गोमत हो जाएगा। ठीक है, गोमत जैसे कि प्राचीन वैदिक काल में धनवान व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। तो प्रारंभिक वैदिक जो काल है आपका, वैदिक काल को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एक तो आपका प्रारंभिक वैदिक काल, दूसरा आपका उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल। जो प्रारंभिक वैदिक काल है उसका जो आपका वो शासन था या आपका समय काल के ये वो आपका 1500 से लेकर 1000 BC तक या ईसा पूर्व तक था, जिससे कि हम लोग प्रारंभिक वैदिक काल को ऋग्वेदिक काल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसके अलावा इसके बाद आपका आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का जो आपका समय था या शासनकाल या कहे तो आपका वर्ष था वो आपका 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का था, जिसे हम लोग उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं, जिनमें हम लोग गोमत को धनवान व्यक्ति के रूप में जानते हैं वैदिक काल में। इसी प्रकार और भी बहुत सारे हैं, उसको हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किस वेद में 10 राज्य युद्ध यानी कि 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख है। ठीक है, तो 10 राज्य युग जिसे कि हम लोग 10 राजाओं के युद्ध के नाम से जानते हैं, इसका जो उल्लेख है आपका ऋग्वेद में ही किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका ऋग्वेद होगा। ऋग्वेद की बात करते हैं तो 4 वेदों में सबसे पुराना जो वेद है आपका ऋग्वेद ही है। तो ऋग्वेद में आपका सूक्त की बात करते हैं तो 1028 सूक्त है। इसके अलावा मंडल की बात करते हैं तो 10 मंडल है। मंत्र की बात करते हैं तो 10,552 मंत्र आपके ऋग्वेद में हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था। तो इसका राइट आंसर वैश्य हो जाएगा। ठीक है, जो वैश्य हैं वैश्य का काम ही होता, क्या काम होता, तो आपका पशुपालन करना, खेती करना, व्यापार करना। वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण हैं 4 प्रकार के वर्ण हैं जो कि देखे गए हैं। एक आपका ब्राह्मण हो गया जो कि आपके कानून के शिक्षक होते हैं, पुजारी होते हैं, वो सब काम आपके ब्राह्मण करते हैं। एक आपके क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों को हम लोग योद्धा, राजा के प्रशासक होते हैं। एक आपका वैश्य है जो कि महाजन व्यापारी के काम करते हैं। एक आपका शूद्र था जो कि कारीगर और मजदूर था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यों की मुख्य या प्रमुख सामाजिक इकाई क्या थी। तो आर्यों की प्रमुख या प्रमुख सामाजिक इकाई की बात करते हैं तो यह आपकी जन थी। तो जन इसका राइट आंसर होगा। जन की बात करते हैं तो जन, जिसे हम लोग जनजाति के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आपका आता है गण। गण या आदिवासी या कबीले आधारित सभाएं होती हैं। इसके अलावा आर्यों द्वारा प्रयुक्त अन्य जो शब्द है, जैसे कि अय्यस को याद रखिएगा। जो अय्यस शब्द जो आर्यों के द्वारा प्रयुक्त किया गया, अय्यस अ य स, ठीक है, अय्यस आपकी धातुओं के लिए किया गया था। इसके अलावा कुल की बात करते हैं तो कुल जो है आपका वो आपके परिवार के लिए किया गया था। इसके अलावा जो कुलपा है, कुलपा की बात करते हैं तो कुलपा आपका परिवार के मुखिया के लिए किया गया था। इसके अलावा जो ग्रामनी है, ग्रामनी यह आपका गांव के मुखिया के लिए किया गया था, उपयुक्त शब्द था। एक आपका संग्रहित्री की बात करते हैं तो ये आपकी कोषाध्यक्ष था, कोषाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है। तो चार वेद है, जैसा कि हमने आपको बताया, ऋग्वेद हुआ, सामवेद हुआ, यजुर्वेद हुआ, अर्थवेद हुआ। तो जो जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का जो संग्रह है वो आपका अर्थवेद में है। तो अर्थवेद को ही हम लोग जादुई मंत्रों का ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सामवेद है, सामवेद की बात करते हैं तो सामवेद को हम लोग संगीत और भजन का ग्रंथ के नाम से जानते हैं। गायन का जो पहला संदर्भ है आपका सामवेद में ही मिलता है। यजुर्वेद की बात करते हैं तो जो यजुर्वेद है इसे हम लोग अनुष्ठानों की पुस्तक के तौर पर जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऋग्वेद है, ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसफी की स्थापना प्राचीन भारत में डैश के द्वारा किया गया। तो इसका स्थापना आपका जैमिनी के द्वारा किया गया। तो राइट आंसर आपका जैमिनी हो जाएगा, जैमिनी। पूर्व मीमांसा यानी कि पूर्व का अध्ययन को धर्म मीमांसा और कर्म मीमांसा यानी कि कार्यों का अध्ययन के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है। तो प्राचीन भारत का सबसे जो पुराना ग्रंथ है वो आपका ऋग्वेद ही है। तो इसका राइट आंसर आपका ऋग्वेद होगा। ऋग्वेद में जो सबसे महत्वपूर्ण जो देवता वो आपके इंद्र हुए, इंद्र। इसके अलावा ऋग्वेद में 1028 सूक्त है, 10,552 मंत्र हैं, 10 मंडल हैं। इन सब के बारे में हम लोग चर्चा है जो कि कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरतवंश के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। निम्नलिखित में से किस वेद में इस वंश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो इसका जो उल्लेख है वो मिलता है आपका ऋग्वेद में ही। तो इसका राइट आंसर आपका ऋग्वेद हो जाएगा। इसको भी याद रखिएगा, चर्चित क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग पिछले दिनों सुने होंगे कि इंडिया का नाम भारत होना चाहिए या भारत का नाम इंडिया होना चाहिए। इस प्रकार का जो बहस है आप लोग सुने होंगे। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भरत वंश के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। तो इसका उल्लेख कहाँ मिलता है। तो इसका उल्लेख आपका ऋग्वेद में ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे उस समय ब्राह्मणों ने 4 आश्रमों की व्यवस्था की। निम्नलिखित में से किस आश्रम की व्यवस्था नहीं की गई थी। तो नहीं की गई थी तो उसमें से आपका राइट आंसर परमार्थ था। इसके अलावा आश्रम जो कि जीवन का एक चरण है, लोगों के जीवन को 4 चरणों में विभाजित किया गया था। एक आपका ब्रह्मचर्य था, दूसरा आपका गृहस्थ था, तीसरा आपका वानप्रस्थ था और आपका चौथा था संन्यास, ठीक है। इन 4 चरणों में आपके जो आश्रम को बांटा गया था। तो 4 आश्रमों को याद रखिएगा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और आपका संन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत भाषा डैश भाषा परिवार का हिस्सा है। तो संस्कृत जो भाषा है वो आपका भारत और यूरोपीय परिवार का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारंपरिक हिंदू धर्म के भारतीय साहित्य में कितने वेद हैं। तो हमने आपको बताया 4 वेद हैं आपके ऋग्वेद हैं, सामवेद है, यजुर्वेद है और आपका अर्थवेद है, ठीक है। इसके अलावा प्रत्येक वेद का 4 उपखंड भी हैं, इसको भी याद रखिएगा। संहिता हुआ, आरण्यक हुआ, इसके अलावा आपका ब्राह्मण ग्रंथ हुआ, इसके अलावा आपका उपनिषद हुआ। तो इस सबको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कुल कितने वेदांग हैं। तो वेदांग की बात करते हैं तो 4 वेद हुए और 4 वेदांग हुए, ठीक है। तो 6 वेदांग हैं। तो इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा।
6 वेदांग में आपका शिक्षा हुआ, कल्प हुआ, व्याकरण हुआ, इसके अलावा निरुक्त हुआ, इसके अलावा छंद हुआ और आपका ज्योतिषी हुआ। ठीक है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी, ये आपके 6 वेदांग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद में टोटल आपका 10 मंडल है, जैसा कि हमने पीछे भी चर्चा किया है। तो 10 मंडल इसका आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य ग्रंथों की भाषा कौन सी थी। तो जो आर्य लोग थे या आर्य ग्रंथ हैं उसकी जो भाषा है आपका संस्कृत थी। तो इसका राइट आंसर आपका संस्कृत हो जाएगा। संस्कृत की बात करते हैं तो भारत में बोली जाने वाली सबसे जो पहली भाषा है वो भी आपका संस्कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हस्तिनापुर का लौह कार्यान्वयन स्थल भारत के इनमें से किस वर्तमान राज्य में पाया गया था। तो हस्तिनापुर का जो लौह कार्यान्वयन स्थल है भारत के इनमें से किस वर्तमान राज्य में पाया गया, तो उत्तर प्रदेश में पाया गया। तो इसका राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेदिक या प्रारंभिक वैदिक काल 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक नदी देवी है। तो नदी की देवी की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका सिंधु होगा। ऋग्वेद में उल्लेखित 7 नदियां हैं, जैसा कि हमने आपको पीछे भी चर्चा किया। सिंधु हो गया, जैसे कि पहले इंडस के नाम से जानते हैं, वितस्ता जिसे कि अब झेलम के नाम जानते हैं। इसके अलावा अस्कनी, जिसका पूरा नाम अस्कनी जो कि चिनाब है अब। इसके अलावा आपका रावी नदी को प्रश्नों के नाम से, बियास को विपाशा के नाम से, सतलज को सतुद्दी के नाम से और आपका सरस्वती नदी जो कि अब सूख गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये नदियाँ कौन सी है। तो ये नदियाँ आपके व्यास और सतलज है। तो इसका राइट आंसर आपका व्यास और सतलज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में गोत्र प्रथा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो गोत्र प्रथा की बात करेंगे तो समान गोत्र के लोग उस व्यक्ति के वंशज माने जाते थे जिनके नाम पर गोत्र का नाम रखा गया था। ये आपका जो आंसर था आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे सटीक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा गोत्र की बात करते हैं तो मूल रूप से ब्राह्मणों यानी कि पुजारियों के 7 वंश खंडों को संदर्भित करता है, जो कि 7 प्राचीन दृष्टाओं से अपनी व्युत्पत्ति का पता लगाते हैं। अत्रि हो गया, भारद्वाज हो गया, भृगु हो गया, गौतम, कश्यप, वशिष्ठ और विश्वामित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों के द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा करने और न्याय के प्रशासन के लिए जिम्मेदार था। तो ये जिम्मेदार था आपका क्षत्रिय। तो इसका राइट आंसर आपका क्षत्रिय हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है। तो वेद संगीत से संबंधित है तो संगीत से हमने आपको बताया कि सामवेद को ही हम लोग संगीत के वेद के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका सामवेद होगा। नेक्स्ट है कि पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए डैश का रूप धारण किया था जो पानी में डूब गई थी। तो इसका राइट आंसर एक वराह हो जाएगा। एक वराह का रूप धारण किया था जो कि पानी में डूब गई थी। वराह यानी कि सुअर हिंदू भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से तीसरा है। हिंदू प्रतिमा के अनुसार सुअर बलिदान के सभी पहलुओं का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति का दृष्टिकोण और समाज के साथ उसका संबंध जीवन के 4 लक्ष्य निर्धारित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्यों में नहीं है। ठीक है, कौन सा लक्ष्यों में नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका सिद्धि आपका राइट आंसर है। सिद्धि की बात करते हैं तो जो सिद्धि है वो लक्ष्य नहीं है जो किसी व्यक्ति के वैदिक दृष्टिकोण और समाज के साथ उसके संबंधों को निर्धारित करता है। किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण को निर्धारित करने वाला 4 लक्ष्य है। काम हुआ, अर्थ हुआ, धर्म हुआ और आपका मोक्ष हुआ। ठीक है, 4 लक्ष्य याद रखिएगा, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामायण के अनुसार डैश का दूसरा नाम रत्नाकर था। तो रामायण के अनुसार जो रत्नाकर जो नाम था वो आपके वाल्मीकि का ही था। तो इसका राइट आंसर आपका वाल्मीकि होगा। नेक्स्ट आपका कि वैदिक मंत्रों या भजनों के मुख्य संग्रह कहलाते हैं। तो वैदिक मंत्रों या भजनों के मुख्य संग्रह आपके क्या कहलाते हैं। तो संहिता कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका संहिता होगा। ऋग्वेद संहिता सबसे पुराना ज्ञात वैदिक संस्कृत ग्रंथ है। जैसा कि हमने आपको बताया 1028 वैदिक संस्कृत मंत्र हैं और आपके कुल छंद की बात करेंगे तो 10,600 छंद है। नेक्स्ट आपका है कि पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह सूक्त है। तो जो पुरुष सूक्त है
वो आपका ऋग्वेद का एक मंत्र संग्रह सूक्त है, तो इसका राइट आंसर आपका ऋग्वेद होगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जैन धर्म से है कि पटदकल में जैन मंदिर का निर्माण डैश वंश द्वारा कराया गया था। तो जो पटदकल में जैन मंदिर का जो निर्माण है आपका राष्ट्रकूटों के द्वारा कराया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका राष्ट्रकूट होगा। राष्ट्रकूट वंश के द्वारा आपका जो कैलाशनाथ मंदिर, ये जो कैलाशनाथ मंदिर है ये दोस्तों आपका एलोरा में स्थित है। ठीक है, एलोरा में स्थित है। तो ये भी आपका मंदिर आपका राष्ट्रकूटों के द्वारा ही आपका स्थापित कराया गया था। इसके अलावा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन है कि जैनों के अंतिम तीर्थंकर कौन थे। तो जैनों के अंतिम तीर्थंकर की बात करते हैं तो जैनों के अंतिम तीर्थंकर आपके वर्धमान महावीर थे। तो इसका राइट आंसर आपका वर्धमान महावीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ये आपके 24वें तीर्थंकर थे, इसको भी याद रखिएगा। सबसे अंतिम तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर ही हुए जो कि महावीर के नाम महावीर स्वामी या वर्धमान महावीर के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा जो आपके 23वें तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर का नाम था आपका पार्श्वनाथ याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि डैश दिया और वन में रहने चले गए। वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया और वन में रहने चले गए। ठीक है, वन में रहने चले गए यानी कि डैश की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया और वन में रहने चले गए। ठीक है, तो जो महावीर स्वामी थे उन्होंने आपका 30 वर्ष की आयु में आपका घर जो कि छोड़ दिया था और आपके वनों में जाके रहने लगे थे। ठीक है, वनों में रहने लगे थे। इसके अलावा इनका जो मृत्यु है आपका 72 वर्ष की आयु में हुआ था। 72 वर्ष की आयु में हुआ था पावा में, जो कि राजगीर के पास पड़ता है बिहार में, वहाँ पर इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, इसके अलावा इनको कैवल्य की प्राप्ति, कैवल्य जिसे कि आपका जैन ग्रंथ में ज्ञान कहा जाता है, तो इनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुई वो आपकी 42 वर्षों में हुआ। 42 वर्ष की आयु में इनको जुम्बी ग्राम में साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुआ था भगवान महावीर को। नेक्स्ट आपका है कि भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया। मोक्ष यानी कि इनका जो मृत्यु है आपका कहाँ हुआ, तो इनको जो मोक्ष है या मृत्यु है, इनका जो मोक्ष मृत्यु आपका पावापुरी में हुआ। पावापुरी की बात करते हैं तो बिहार में नालंदा जिला है, वहीं पर आपका स्थित है पावापुरी। इसे अपापुरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसे प्रथम एवं चतुर्थ जैन तीर्थंकरों का जन्म स्थान माना जाता है। जो जैन तीर्थंकर प्रथम और चतुर्थ का जन्म स्थान माना जाता है अयोध्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। अयोध्या में जो प्रथम तीर्थंकर थे जैन धर्म का वो आपके ऋषभदेव थे। इसके अलावा जो आपके चतुर्थ तीर्थंकर थे अभिनंदन नाथ, इनका जो जन्म है आपका अयोध्या में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ होता है जिन शब्द का जो अर्थ होता है जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विजेता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बौद्ध धर्म से है। आज का अंतिम टॉपिक है आपका बौद्ध धर्म। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा आगे का महाजनपद, गुप्त वंश, चोल वंश। ठीक है, तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म से जो पहला क्वेश्चन है कि 8वीं सदी ईस्वी में दक्षिणी पूर्व एशिया में अपने साम्राज्य की स्थापना करने वाले शैलेंद्र राज्य किस धर्म के अनुयायी थे। तो जो शैलेंद्र राजा थे वो आपके बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो इसका राइट आंसर आपका बौद्ध धर्म ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी। तो बौद्ध धर्म में जो भिक्षुणी बनने वाली जो प्रथम महिला हुई वो आपके महाप्रजापति गौतमी हुई। महाप्रजापति गौतमी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाप्रजापति गौतमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध है जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। तो चतुर्थ जो बौद्ध संगीति आपका हुआ है वो आपका पहली बात कहाँ हुआ, इसका आयोजन किसने किया, इसकी अध्यक्षता किसने की। तो इसका जो आयोजन है आपका जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आपके कनिष्क ने किया था। तो इसको याद रखने का बहुत ही भेद शॉर्ट ट्रिक है। क से आपका कनिष्क होता है, क से आपका कुंडल वन भी होता है। ठीक है,
तो कनिष्क की बात करते हैं तो ये आपका कुषाण वंश का शासक था, जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया था कुंडलवन कश्मीर में। देखिए, क से कुंडलवन, क से कश्मीर, क से कनिष्क, याद रखिएगा। इस चतुर्थ जो बौद्ध संगीति हुआ, इसके जो अध्यक्ष हुए वो आपके वसुमित्र हुए। अश्वमित्र और अश्वघोष के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। और इसी चौथी बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म था वो आपके दो भागों में विभाजित हुआ था, एक आपका महायान, दूसरा आपका हीनयान। ठीक है, इसके अलावा टोटल 4 बौद्ध संगीति हुआ। प्रथम बौद्ध संगीति था ये आपका कब हुआ था? 483 बीसी में, 483 ईसा पूर्व में कहिए या बीसी में कहिए। इसको किसने कराया था? तो इसके कराया था आपका अजात शत्रु ने कराया था, जो कि आपका हड़ेक वंश का शासक था। इसके अलावा जो द्वितीय बौद्ध संगीति है, द्वितीय बौद्ध संगीति 100 वर्ष के बाद हुआ था आपका 383 बीसी में। इसको कराया था आपका कालाशोक ने। काला जो शोक है आपका शिशु नागवंश का शासक था। इसके अलावा तृतीय बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो तृतीय बौद्ध संगीति आपका हुआ 250 बीसी में। 250 बीसी में किसने कराया? तो आपका अशोक ने कराया। अशोक आपका मौर्य वंश का शासक था। इसके अलावा तृतीय बौद्ध संगीति जिसकी अध्यक्षता आपके मोगली पुत्र तिस ने किया था। इसके अलावा तृतीय जो बौद्ध संगीति है आपका पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम वाला राजगीर में हुआ था, द्वितीय वाला आपका वैशाली में हुआ था, तृतीय वाला पाटलिपुत्र में हुआ था, चौथा वाला आपका कश्मीर कुंडलवन में हुआ था। बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में चैत्य का अर्थ क्या है? तो जो बौद्ध वास्तुकला है उसमें जो चैत्य का जो अर्थ होता है, चैत्य यानी प्रार्थना कक्ष इसका राइट आंसर है। जो प्रार्थना कक्ष होता है एक आपका आयताकार होता है, जिसमें एक सिर पर अर्धवृत्ताकार मंडप होता है, जिसमें एक स्तूप या अवशेष कक्ष होते हैं। वास्तुकला के अन्य प्रकार है स्तूप, इसे बुद्ध की राख थी। विहार की बात करते हैं तो विहार भिक्षुओं के लिए निवास कक्ष को बौद्ध वास्तुकला में विहार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित संरचना था आपका स्तूप, तो इसका राइट आंसर आपका स्तूप हो जाएगा। कुछ प्रसिद्ध स्तूप की बात करते हैं तो महाबोधि स्तूप। तो महाबोधि जो स्तूप है ये आपका स्थित है बोध गया में। महाबोधि स्तूप कहाँ पर है? तो बोध गया में है। इसके अलावा आपका सांची का स्तूप कहाँ पर है? तो सांची का स्तूप आपका मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा शांति का स्तूप की बात करते हैं तो शांति का स्तूप आपका कहाँ पर है? तो लद्दाख में है। इसके अलावा एक आपका धामेक स्तूप है। धामेक स्तूप की बात करते हैं तो ये दूसरा आपका सारनाथ में है। सारनाथ कहाँ है? ये आपका क्वेश्चन अभी आएगा। नेक्स्ट है कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम डैश नामक ग्रंथ में मिलते हैं। तो जो बौद्ध धर्म में जो संघ में रहते थे उनके द्वारा एक नियम बनाया गया था। जो नियम का जो संकलन है वो आपका विनय पिटक में मिलता है। तो इसका राइट आंसर आपका विनय पिटक होगा। ठीक है, विनय पिटक होगा। नेक्स्ट आपका है कि बौद्ध वास्तुकला में निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान कच्छ और भिक्षुओं को रहने वाला स्थान है? तो अभी हम लोग ने डिस्कस किया जो भिक्षुओं का जो रहने का स्थान कहलाता वो आपका विहार कहलाता। तो इसका राइट आंसर आपका विहार हो जाएगा। विहार की बात करते हैं तो विहार बरसात के मौसम के दौरान घूमने वाले भिक्षुओं के द्वारा उपयोग किया जाने वाला निवास स्थान था। इसके अलावा महत्वपूर्ण बौद्ध विहार में अजंता हुआ, एलोरा हुआ, इसके अलावा नासिक हुआ, कार्ले हुआ, कनेरी बाग हुआ, ये सभी आपके कुछ प्रसिद्ध बौद्ध विहार हैं। नेक्स्ट आपका है बुद्ध डैश नामक एक छोटे से गण से संबंधित है। तो बुद्ध की बात करते हैं तो जो बुद्ध हैं ये आपका शाक्य गण से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका शाक्य गण होगा। शाक्य गण की बात करते हैं तो ये हिमालय की तलहटी में स्थित एक छोटा सा गणराज था। इसके अलावा जो बुद्ध का जो जन्म है, महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म है आपका कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी जो कि आपका शाक्य गण का एक हिस्सा था। इनके पिता का नाम था सुदोदन। ठीक है, सुदोदन। इसके अलावा शाक्यों के प्रमुख थे। इनके माता का नाम था माया देवी की बात करते हैं तो इनकी जो माता जी हैं इनके जन्म देते के साथ ही इनका मृत्यु हो गया था। इसके अलावा इनका जो पालन पोषण है इनकी मौसी के द्वारा महाप्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। महाप्रजापति गौतमी की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला भी इनकी मौसी ही थी, महाप्रजापति गौतमी। नेक्स्ट है कि सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो सांची का स्तूप की बात करेंगे तो अभी हम लोग ने डिस्कस किया कि सांची का स्तूप है जो कि आपका मध्य प्रदेश में स्थित है।
मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा जो सांची का स्तूप है किसके द्वारा बनाया गया है, ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। तो सांची का स्तूप आपका अशोक के द्वारा बनवाया गया था। इसके अलावा 1989 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा महाबोधि स्तूप बोध गया बिहार में, शांति स्तूप लेह लद्दाख में, धमेक स्तूप सारनाथ उत्तर प्रदेश में, अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा डुल चाटन स्तूप आपका सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट है कि बुद्ध ने डैश में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की, जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो महात्मा गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की जो प्राप्ति हुई वो आपके बोध गया में हुआ। बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। बाद बाकी जन्म, माता पिता, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। बस याद रखिएगा कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी कि मोक्ष, जिसे कि हम लोग कहते हैं जैन भाषा में, जैन धर्म में मोक्ष कहा जाता, बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता। तो इनको जो महापरिनिर्वाण है आपका 483 BC में हुआ था। 483 BC में हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था या BC में हुआ था, जब आपका प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। 80 वर्ष की आयु में इनका मृत्यु हुआ था कुशीनगर में। नेक्स्ट आपका है कि बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता था। तो भक्तों के लिए जो पैदल मार्ग कहलाता वो आपका मेधी इसका राइट आंसर है। ठीक है, मेधी कहलाता था। स्तूप की विशेषताएं मेधी एक गोलाकार छत था। तोरण की बात करते हैं, तोरण की बात करेंगे तो सजाए गए प्रवेश द्वार के साथ दीवार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। तो भारत का सबसे बड़ा स्तूप आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर आपका केसरिया स्तूप होगा। केसरिया स्तूप की बात करते हैं तो ये आपका चंपारण जिला में स्थित है। वही चंपारण जहाँ से महात्मा गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था। वही चंपारण जो कि आपका बिहार में स्थित है। तो सबसे जो बड़ा स्तूप आपका है वो आपका केसरिया बुद्ध स्तूप ही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है रामभर स्तूप वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था। भारत के किस राज्य में स्थित है। तो रामभर जो स्तूप है जहां पर भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया, तो अभी हम लोग ने आपको बताया कि इनका जो मृत्यु है कुशीनगर में हुआ था। ये जो कुशीनगर है ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो जाहिर सी बात है कि जब इनका मृत्यु उत्तर प्रदेश में हुआ तो इनको अंतिम संस्कार भी वहीं पर किया गया होगा। तो जो आपका रामभर स्तूप है वो भी आपका उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। तो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश होगा। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से क्या बुद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर गोपुरम होगा। गोपुरम की बात करेंगे तो ये आपका बौद्ध स्तूप की संरचना का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जो गोपुरम है आपका दक्षिण भारत में मंदिर का प्रवेश द्वार को गोपुरम के नाम से जाना जाता है। प्रवेश द्वार के ऊपर एक पिरामिड जैसी विशाल जो मीनार होती है उसी को गोपुरम के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बुद्ध स्तूप का संरचना की बात करते हैं तो हर्मिका है जो कि स्तूप का ऊपरी भाग है। ऊपरी भाग के चारों ओर पत्थर का एक कटघरा होता है, उसको हर्मिका। इसके अलावा एक अंडा जो कि गुलाब का गुम्बद है। इसके अलावा छत्र या छाता जो कि हिंदू धर्म में, जैन धर्म में और आपका बौद्ध धर्म का एक शुभ प्रतीक है। अगला है कि लायन कैपिटल का निर्माण बुद्ध के की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था। तो लायन जो कैपिटल है उसका जो निर्माण है वो आपका प्रथम उपदेश यहाँ आपके महात्मा बुद्ध ने दिए थे, उसी समय इसकी स्मृति में इसका निर्माण है जो कि आपका कराया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को अशोक की लायन कैपिटल से 26 जनवरी 1950 को सारनाथ में अपनाया गया था। इसको भी याद रखिएगा, जिस दिन भारत एक गणतंत्र बना था। नेक्स्ट आपका है भरहुत स्तूप जातक कथाओं और कहानियों का चित्रण करता है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो भरहुत स्तूप की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश में भी कहाँ, तो मध्य प्रदेश के सतना जिले में, सतना।
मध्य प्रदेश के सतना जिले में ये आपका स्थित है। ठीक है, ये जो इसका जो निर्माण है भरूच स्तूप का शुंग वंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित कथनों पर कौन सही है। दो कथन दिया गया है। एक कथन दिया गया था गौतम बुद्ध शाक्य गण के नाम से जाने वाले एक छोटे गण से संबंधित हैं और एक क्षत्रिय थे। जिसके अलावा दूसरा क्वेश्चन दिया गया था कि गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध का कुशीनारा में निधन हुआ था। तो दोनों कथन के बारे में अभी हम लोग ने डिस्कस किया था कि गौतम बुद्ध शाक्य गण से संबंधित थे, तो पहला कथन तो सही होगा। दूसरा के बारे में भी चर्चा किया था कि गौतम बुद्ध को जो महापरिनिर्वाण की जो प्राप्ति हुई यानी का जो मृत्यु हुआ कुशीनारा में हुआ, तो बिल्कुल ये भी कथन आपका बिल्कुल 100% सही ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि चैत्यगिरी बिहार सांची में मनाया जाने वाला एक डैश त्यौहार है। तो चैत्यगिरी जो बिहार है सांची में मनाया जाने वाला एक बौद्ध त्यौहार है, तो इसका राइट आंसर बौद्ध होगा, बौद्ध। अगला है कि सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे कौन सी भाषा में। तो सबसे पहले जो बौद्ध जो ग्रंथ था वो आपका पाली भाषा में लिखा गया, पाली भाषा में लिखा गया, तो इसका राइट आंसर आपका पाली भाषा हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं पूछा गया है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है तो सारनाथ है, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। सारनाथ वही जगह है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि डैश के लिए बनाए गए विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया है। तो बौद्ध संघ का जो नियम वगैरह का जो वचन है वो आपका विनय पिटक में ही मिलता है, तो इसका राइट आंसर विनय पिटक होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया था। तो सारनाथ में दिया था, तो इसका राइट आंसर सारनाथ होगा। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया था। दुख, संसार में दुख है। समुदय यानी कि दुख का कारण है। निरोध यानी कि दुख का निवारण है। मार्ग यानी कि निवारण के लिए आस्थानिक मार्ग है। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है आपका कि गांधार कला शैली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राष्ट्र की कला से प्रभावित था। तो जो गांधार कला शैली था वो आपका ग्रीस से प्रभावित था, तो इसका राइट आंसर ग्रीस हो जाएगा। इसके अलावा गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की विशेषताएं की बात करेंगे तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसा कि आपका इसमें ग्रे बलुआ पत्थर का उपयोग किया जाता। इसके अलावा मुख्य रूप से बौद्ध छवियां पाई जाती। इसके अलावा गांधार कला शैली के कुछ संरक्षक राजाएं हुए भारत में कुषाण वंश। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत में ये आपका गांधार कला शैली पाया जाता है। इस कला में आपका मथुरा और अमरावती कला जो देखते हैं, मथुरा और अमरा कला विद्यालय का भी उदय आपका गांधार कला शैली में ही हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एंशिएंट हिस्ट्री के आज हम लोग बौद्ध धर्म तक देखे हैं। कल इससे आगे हम लोग देखेंगे महाजनपद से देखेंगे, मौर्य से देखेंगे, चोल वंश से देखेंगे, गुप्त वंश से देखेंगे, और कल हो सकेगा तो इसको हम लोग ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग इसका जो अपना राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक तो करना ही करना है। इसके अलावा हो सकेगा तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो, नहीं लगा हो तो कोई बात नहीं, आगे हम बेहतर करने का कोशिश है जो कि ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।